वीडियो की इस श्रृंखला में आज हमारा आत्महत्या का अंतिम वीडियो होगा और इसमें आज हम देखेंगे कि दुर्खिम ने जो आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया और उसकी जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने इस सिद्धांत में कई आलोचना यानी कमियां बताई और कमियां बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है, दुर्खिम द्वारा सिद्धांत जो दिया गया है, इसमें एक बात को ही ज़्यादा महत्व दिया है और वह है समाज। तो यहाँ आत्महत्या के आलोचना से पहले हम यदि कहें कि यदि हम समालोचना करके देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कभी कभी प्रश्न भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचना सहित व्याख्या कीजिए या समालोचना कीजिए। तो जहाँ समालोचना की बात आती है तो समालोचना में हमको इसकी सिद्धांत की अच्छाइयाँ और उसमें जो कमियाँ हैं, दोनों चीज़ हमको बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ हम केवल आलोचना नहीं, हम यहाँ समालोचना देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने आत्महत्या नामक पुस्तक के माध्यम से दुर्खिम ने एक तथ्यात्मक समाजशास्त्र का शिलान्यास किया। अब तक की मान्यताओं के अनुसार जो ऐसा माना जाता था कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत तथ्य है, निराशा, मानसिक दुर्बलता, पैतृक दोष आदि व्यक्तिगत कारणों के ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी को ठहराया जाता था। लेकिन जब से दुर्खिम का ये आत्महत्या का सिद्धांत आया तो ये जितनी भी मान्यताएं थीं वो बदल गईं। लोग आत्महत्या को एक व्यक्तिगत तथ्य मानकर सामाजिक तथ्य के रूप में देखने लगे। दुर्खिम ने तार्किक आधार पर सभी प्रचलित सिद्धांतों का इसमें आत्महत्या नामक पुस्तक में खंडन किया। यानी उस समय के जितने भी समाजशास्त्रियों ने जो अपने आत्महत्या के सिद्धांत जो दिए थे, उस काल के सभी सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया और उनके स्थान पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जहाँ तक है यह प्रयत्न किया है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक परिस्थितियों की देन होती हैं और इसलिए इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्याओं के कारणों की खोज सामूहिक जीवन में ही करनी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि जो भी सामाजिक समस्या हैं उनके यदि हम कारणों को ढूंढना चाहते हैं, उनके कारणों तक पहुंचना चाहते हैं, हम कार्य कारण संबंधों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी खोज हमको सामूहिक जीवन में ही करनी चाहिए। सामूहिक जीवन में ही हमको कारणों को ढूंढना चाहिए क्योंकि समाज महत्वपूर्ण है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है वह सामूहिक चेतना के माध्यम से घटित होता है। वहाँ व्यक्तिगत चेतना कोई मायने नहीं रखती है। आत्महत्या की समस्या की व्याख्या के दौरान दुर्खिम ने अपने एक समूहवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसमें उन्होंने यह दर्शाने का प्रयत्न किया था कि समूह व्यक्ति से बड़ा है, समूह व्यक्ति से शक्तिशाली है, समूह व्यक्ति से ऊपर है, समूह व्यक्ति का नियंत्रक भी है, उसका नियामक भी है और मार्गदर्शक भी है। वह व्यक्तिगत चेतना की संचालक कह सकते हैं कि एक शक्ति है। व्यक्तिगत चेतना को संचालन करने की एक शक्ति है, एक ताकत है जो व्यक्ति को चलाता है। और व्यक्ति जो चलता है, व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो व्यवहार करता है, वह सामूहिक चेतना के आधार पर ही अपना काम करता है या व्यवहार करता है। उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो कुछ भी करता है उसमें एक समाज का प्रभाव हमको देखने को मिलता है।
उनका कहना था कि व्यक्ति समूह का एक प्रतिबिंब मात्र है, अनुचर है। व्यक्ति कह सकते हैं कि समाज पर निर्भर ही नहीं, वरन समाज से पृथक होकर उसका अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता। वह समाज से उसको पृथक कर दिया जाए तो कह सकते हैं वो एकदम अस्तित्वहीन है। व्यक्ति जो कुछ है और जो कुछ करता है उसमें समाज किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, ऐसा दुर्खिम मानते थे। हमने पहले भी बताया था कि दुर्खिम यहाँ तक कहते थे कि हम सुबह से उठकर और शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज का हमारे ऊपर दबाव होता है और उस दबाव में हम काम करते जाते हैं। भले ही वो हमको दबाव महसूस नहीं हो, और वो दबाव महसूस नहीं होने का कारण ये है कि वह व्यक्ति की एक आदत बन जाता है, आदत में आ जाता है वो व्यवहार, और व्यक्ति आदत में आके वो व्यवहार को करता जाता है। जैसे हम एक यहाँ उदाहरण लेते हैं कि जब एक छोटा बच्चा एक साइकिल को चलाना जब सीखता है तो उसको यानी कह सकते हैं कि उसका ध्यान जो हमेशा रहता है और नज़र बार बार पेडलों पर जाती है कि पेडल कब ऊपर आए, हम उसको पैर से नीचे करें, और इधर का आए तो इधर को नीचे करें। तो वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ साइकिल का जो एक चलाने का एक जो सीखने का उसके ऊपर जो दबाव है, वो दबाव के कारण उसके दिमाग में हमेशा वही बात चलती रहती है, तो उसी का वो ध्यान करता रहता है। जैसे ही पेडल आएगा उसको नीचे पैर से धकेलेगा, इधर का जैसे ही ऊपर आएगा उसको पैर से धकेलेगा। लेकिन धीरे 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 जब वो चलाना एकदम सीख जाता है तो फिर उसका ध्यान बिल्कुल भी पेडलों के ऊपर नहीं रहता है, उसका ध्यान एकदम सामने हो जाता है। इसी तरीके से व्यक्ति जब व्यवहार करता है समाज में तो पहले जब छोटा बच्चा होता है, जब परिवार वाले, परिजन, उसके समाज के आस पड़ोस के लोग पहले उसको सिखाते हैं, उसको ऐसा कर, वैसा कर, यूँ कर, वैसा कपड़े ऐसे पहनना है, बात ऐसे करना है, खाना ऐसे करना है। यह सब एक प्रकार का एक दबाव रहता है, एक नियंत्रण रहता है। और जब व्यक्ति इसको अपने व्यवहार में जब ढाल लेता है तो फिर उसकी आदत बन जाती है और फिर वो यानी उसको करता जाता है और वो दबाव महसूस नहीं होता, ऐसा दुर्खिम का मानना था। तो यहाँ भी आत्महत्या की जहाँ तक उन्होंने बात जो की है, वो कहते हैं कि आत्महत्या एक व्यक्ति की योजना अवश्य है, भले ही वो गुप्त रूप से बनाता है उसको, और जिसे सर्वाधिक व्यक्तिगत तथ्य समझा जाता था वो है एक समाज की देन है। ऐसा दुर्खिम मानते हैं कि व्यक्ति एक आत्महत्या की जब योजना बनाता है तो बिल्कुल एकांत में बनाता है, अकेला बनाता है, उसको वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन वो जो योजना है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, उसके पर्दे के पीछे देखें तो वहाँ समाज की घटना, समाज की परिस्थितियाँ, समाज का कह सकते हैं एक तरीके से किसी न किसी रूप में दबाव वहाँ काम करता है, इसीलिए वो समाज की देन होती है और इसीलिए सामाजिक तथ्य कहा है। तो यहाँ एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्तिगत तथ्य माना जाता था दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत से पहले, उनके सिद्धांत आने के बाद में आत्महत्या को एक कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तथ्य न मानकर सामाजिक तथ्य माना जाने लगा। अब यहाँ हम उनकी कुछ सिद्धांत में जो कमियां जो लोगों ने बताई हैं, समाजशास्त्रियों ने बताई हैं, उनकी बात करते हैं, उनको देखते हैं। तो वे कमियां यदि देखें तो पहले बिंदु के रूप में है कि आत्महत्या जैसी घटनाओं की व्याख्या आंकड़ों के आधार पर करना उचित नहीं है। पहले यानी उनकी जो आलोचना की है उनके सिद्धांत में जो उनको दिखा, और उनका ये कहना है कि आत्महत्या जैसी एक यानी कह सकते हैं कि जटिल घटना और समाज के लिए कह सकते हैं कि परिवार के लिए एक इतनी कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाली घटना को और उसकी जो व्याख्या जो दुर्खिम ने कर दी है एकदम आसान तरीके आंकड़ों के आधार पर जो उन्होंने व्याख्या कर दी है, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। यानी आत्महत्या जैसी जो चीज़ है, आत्महत्या जैसी जो घटना है, उसमें बहुत सारी जटिलता हैं, बहुत सारे उसके कारण हैं, बहुत सारे उसमें परिस्थितियों में जो उसने जो घटना घटित हुई है, और उस घटना को विश्व के कुछ देशों के आधार पर उन्होंने यानी आंकड़ों के आधार पर इस पूरे सिद्धांत की व्याख्या कर दी है, ये कोई उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखें तो वे कहते हैं आलोचक
कि आदिम मनुष्य की तुलना में आधुनिक मनुष्य में अधिक दर सही प्रतीत नहीं है, क्योंकि कई अध्ययनों में इसके विपरीत निष्कर्ष आए हैं। दुर्खिम ने यह कहा था कि आदिम मनुष्यों की तुलना में आधुनिक मनुष्य जो हैं उनमें अधिक आत्महत्या की दर पाई जाती है। यानी आदिम समाज का जो लोग है, व्यक्ति है, और सभ्य समाज का जो व्यक्ति है, उनकी जब आपस में उन्होंने दोनों समाजों की जब तुलना की आत्महत्या को लेके, तो उनका एक निष्कर्ष ये निकलता था कि आदिम जो लोग होते हैं, आदिम मनुष्य जो होते हैं, वे आधुनिक सभ्य समाजों की तुलना में आत्महत्या कम करते हैं। यानी सभ्य समाज में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। तो ये आलोचक कहते हैं कि ये सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि कई अध्ययन जो आत्महत्या से संबंधित हुए हैं उसमें कई अध्ययनों में, कई सिद्धांतों में कह सकते हैं जो अपने समाजशास्त्रियों ने दिए, उसमें कुछ ऐसे निष्कर्ष निकले जो इसके ठीक विपरीत थे। आदिम समाजों में आत्महत्याओं की दर ज़्यादा थी, जबकि सभ्य समाजों में आत्महत्याओं की दर कम थी। तो इस बिंदु को लेकर भी वो कहते हैं कि ये सही प्रतीत नहीं होता है। तीसरे बिंदु के रूप में व्यक्तिगत कारणों की अपेक्षा की है, यह उचित नहीं है। तीसरे बिंदु में यानी आलोचक ये कहते हैं कि दुर्खिम ने जो व्यक्तिगत कारणों की अपेक्षा की है वह भी सही नहीं है, वो भी उचित प्रतीत नहीं होती है। कि कहते हैं कि दुर्खिम ने समाज को ही सब कुछ माना है और यहाँ व्यक्ति की यानी अस्तित्व को ही नकार दिया है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना कुछ भी नहीं है, वो व्यक्तित्वहीन है। तो ऐसा मानना वो ठीक नहीं है। बहुत सी आत्महत्याएं इस प्रकार की भी होती हैं कि जहाँ उसके कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारणों के कारण भी आत्महत्या करता है, लेकिन दुर्खिम इस बात को बिल्कुल ही नकारते हैं, उसकी कहते हैं कि अपेक्षा करते हैं। और उनका सिर्फ यही था कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसने क्रिया तो व्यक्तिगत की है, लेकिन उसके पीछे समाज की दशाएं, समाज का हम कह सकते हैं दबाव अवश्य होता है, और उसी के तहत वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। अगले बिंदु के रूप में कि जो उन्होंने यानी दुर्खिम ने जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों की भी उपेक्षा की है, जो भी ठीक नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि बहुत से यानी अध्ययनों में हमको ये भी मिला कि बहुत से लोग जो आत्महत्या उन्होंने की उसके कारण जैविक एवं मनोवैज्ञानिक भी थे, मनोविकार भी थे। तो इन कारणों को दुर्खिम ने बिल्कुल ही नकार दिया है कि जैविक एवं मनोवैज्ञानिक ऐसे कोई कारण नहीं होते जिनसे व्यक्ति आत्महत्या करता है। दुर्खिम का तो यही कहना है कि जैविक एवं मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं, उन मनोवैज्ञानिक कारणों के पीछे भी कहीं न कहीं उसके सामाजिक कारण होते हैं। उससे मनोवैज्ञानिक कारण जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, इसलिए वो आत्महत्या करता है। लेकिन हम यहाँ देखें तो उसके कहीं न कहीं पीछे सामाजिक कारण होते हैं, ऐसा दुर्खिम मानते थे। लेकिन आलोचक इस बात को नहीं मानते और वे कहते हैं कि जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। केवल हम ये कहें कि केवल और समाज ही उसके लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा ठीक नहीं है। और अंत में समझ घटना की अमूर्त प्रकृति को गणनात्मक बनाने का असफल प्रयास किया है। आलोचक ये भी कहते हैं कि दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में एक यानी आत्महत्या जो एक सामाजिक घटना है और उसकी भी प्रकृति कैसी है, अमूर्त प्रकृति है, और उस प्रकृति यानी अमूर्त प्रकृति को भी उन्होंने क्या करने का प्रयास किया है, एक गणनात्मक बनाने का असफल प्रयास किया है। यानी आंकड़ों में, संख्याओं में उसकी जो व्याख्या की है वो हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रयास है वो असफल है, सही नहीं है, उनको सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्महत्या एक ऐसी घटना है जो अमूर्त है, उसके जो कारण हैं वे अमूर्त हैं। यहाँ तात्पर्य ये है कि उसके जो पीछे जो घटना के पीछे जो कारण काम कर रहे हैं
जो एक आत्महत्या एक जटिल प्रकृति की जो कह सकते हैं कि घटना है, तो उस घटना के पीछे जो अमूर्त कारण जो काम करते हैं, उस अमूर्त कारणों को भी उन्होंने एक गणनात्मक कह सकते हैं स्वरूपात्मक बनाने का जो असफल प्रयास किया है, वो इसमें सिद्धांत में सफल नहीं हुए हैं, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो आज आत्महत्या का टॉपिक यहाँ पूरा समाप्त होता है। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।